से जितना हम ब्लैक कार्बन रिलीज कर रहे हैं, एज वेल एज हमारा डेली बाई डेली जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, सो दैट ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस एज वेल एज अर्थ। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन सिनारियो में कहाँ कहाँ लैकिंग है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है। आपने कुछ ब्लैक कार्बन के बारे में बात की। यस यस, कम टू तो वो एग्जैक्टली क्या है, उसको थोड़ा सा समझाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ब्लैक कार्बन में। तो ब्लैक कार्बन होता क्या है, जो भी इंडस्ट्री से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं और लाइट ऑब्जर्विंग कंपोनेंट पार्टिकल जिसको PM 2.5 PM 7.5 कहते हैं, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज ब्लैक कार्बन। सो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ब्लैक कार्बन जैसे जैसे हमारा ग्लेशियर पे मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर पे आके डिपॉजिट होती है, तो हम बेसिक साइंस ये है कि कोई भी व्हाइट बॉडी इज लेस हीट ऑब्जर्विंग एंड ब्लैक बॉडी इज मोर हीट ऑब्जर्विंग। बेसिक साइंस, नो रॉकेट साइंस देयर। सो कम टू द कि ब्लैक कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी रखता है और व्हाइट बॉडी जो है वो लेस हीट ऑब्जर्विंग करता है। अगर ग्लेशियर पे, सिर्फ ग्लेशियर तो व्हाइट है नो डाउट, तो ग्लेशियर अगर उसमें कोई भी एंथ्रोपोजेनिक केमिकल या कोई भी एंथ्रोपोजेनिक फिनोमेना अगर नहीं होती है, तो वो ग्लेशियर इतना इजी वे में, इतना फास्ट वे में मेल्ट नहीं होगा। बट देखते हैं कि एक मिनट, ये आपने जो समझाया मेरी समझ में नहीं आया, तो उसको जरा ठीक से समझाइए ऐसी भाषा में जो सब लोग समझ सके। मैम ऐसा है कि हम जानते हैं ना कि ब्लैक कार्बन जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और व्हाइट बॉडी जो होती है वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि ब्लैक कार्बन होता क्या है, जो भी ब्लैक कार्बन है PM 2.5 या इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी ब्लैक पार्टिकल, उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं सिंपली। अब ये ब्लैक कार्बन जब आके ग्लेशियर पे डिपॉजिट हो रहा है, आके एवरी ईयर आके डिपॉजिट होता है, उसको हम बोलते हैं एक हाई स्प्लिट मॉडल, जो एवरी 6 आवर पे, एवरी 6 घंटे पे ब्लैक कार्बन कहाँ है वो करता है। उसके बाद जब आके डिपॉजिट होता है तो वो सन की जो है लाइट को ऑब्जर्व करता है, सन की लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो सन की लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो वहां पे क्या होगा, हीटिंग कैपेसिटी होगी। जब हीटिंग कैपेसिटी होगी तो ग्लेशियर ऑब्वियस थिंग है कि वो मेल्ट होगा, नो डाउट इसमें। मैम किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। Anybody has a question? Can you all hear him? Instagram, can you all hear what he's saying? And if you have any questions, just post there. I will ask him. Unless you want to join on YouTube, you can do that. YouTube, my channel is Durga Satya, and the link I don't think I have posted anywhere. So Durga Satya is what the channel is. Y'all can go there and join if you would like to join, or if you would like to ask some questions. Yes, I will ask him about future. First, let's know what it is all about. Right. Yes, please go ahead. Okay. तो बेसिक थिंग समझ गए कि हम ब्लैक कार्बन जो है वो क्या है, स्ट्रांगली लाइट ऑब्जर्विंग है और ऑब्जर्विंग सनलाइट है। उसके बाद जो है वो उसके वजह से क्या हो गया, ग्लेशियर जो है ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी वहां पे हो रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ये ग्लेशियर पे पहुंच कैसे रहा है, हवा से? हाँ, ग्लेशियर में जो होता है ये एक्चुअली क्या है, कोरियोलिस इफेक्ट होती है। एयर विंड के मूवमेंट के वजह से वो आके वहां पे डिपोजिट हो रहा है। और ये मानसून के वजह से, मानसून के द्वारा भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, अफगानिस्तान से भी आ रहा है। लेकिन मैंने जो पाया, मैंने अपने जो रिसर्च में पाया, वो ज्यादातर चाइना और अफगानिस्तान के थ्रू, उसको बोलते हैं हाई स्प्लिट मॉडल। हाई स्प्लिट मॉडल के द्वारा एवरी 6 घंटे पे वो ब्लैक कार्बन कहाँ है, बैक पीछे 6 घंटे पे, बैक 6 घंटे पे जाते हैं और देखते हैं ब्लैक कार्बन कहाँ है, फिर उसके 6 घंटे पे जाते हैं, यानी 24 आवर में 4 इंटरवल करते हैं और 6 घंटे में देखते हैं कि वो ब्लैक कार्बन कहाँ है। ऐसा देखते हैं तो ज्यादातर चाइना और अफगानिस्तान से जो है काराकोरम रीजन, जो हिंदुस्तान का ग्लेशियर है उसमें एक काराकोरम रीजन्स है, उस रीजन्स पे मैंने अपना स्टडी फोकस किया था। और काराकोरम रीजन्स में जिस सिचुएशन में अभी है, वहां पे जितना ब्लैक कार्बन अभी है और आने वाले 2030 तक इतना ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा कि काराकोरम रीजन्स का जो ग्लेशियर है वो 2030 तक काफी ज्यादा
मेल्ट हो जाएगा, जिससे सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस थिंग है कि सी लेवल जो है एवरी ईयर्स इंक्रीज हो रहा है, जिससे नेबरिंग जो सिटीज है सी लेवल सी एरिया में, वो क्या है कि डेली बाय डेली उस सी के चपेट में आ रहा है, नो डाउट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पता है कि हमारी ग्लेशियर क्यों मेल्ट हो रही है, ये भी पता है, रिसर्चर के द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये जर्नल में पब्लिश हुआ है, इसके सारे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, सब कुछ है, एवरीथिंग है। बट गवर्नमेंट के द्वारा इस पे कोई मॉनिटरिंग या कोई भी एक एक्सपर्ट के द्वारा कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाया जा रहा है कि चाइना अपनी ब्लैक कार्बन या जो भी है हिमालयंस के आसपास जो भी इंडस्ट्री है उनके या तो इंडस्ट्री को बंद किया जाए इंटरनेशनल पॉलिसी बना के, या तो उस आने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल है उस पे वो कंट्रोल करे, या तो उस इंडस्ट्री के, या तो कुछ भी है मुआवजे में कुछ भी। बिकॉज अगर जिस रेशियो से डस्ट पार्टिकल वहां पे आ रहा है, अगर वो आते रहे तो 2030 में काराकोरम रीजियंस या अदर भी जो भी ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएगा। तो आपका किसी को मतलब है कि ये चाइना से भी आ रहा है, अफगानिस्तान से, ये चारों तरफ से हिमालय पर ही क्यों आ रहा है? एक्चुअली क्या है ना कि ये मेन आपका ठीक है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि ये क्या है कोरियोलिस इफेक्ट है। जब हम कोरियोलिस इफेक्ट देखते हैं ना तो वो कुछ लैट लॉन पे ज्यादातर, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ईस्टर्लीज फ्लो होता है, वेस्टर्लीज फ्लो होता है, तो जो भी वहां पे चाइना पे जिस लैट लॉन पे चाइना कंट्री बसा हुआ है, वो वहां से जो भी विंड स्पीड मूवमेंट होती है तो हमारे जो लैट लॉन की तरफ मूवमेंट होती है। जो विंड का फ्लो डायरेक्शन है वो चाइना टू ये क्या बोलते हैं आपका हिमालय रीजन के तरफ मूवमेंट होती है। ये अगर सिर्फ बर्फ पे जमा होता है तो ये दुनिया में और जगह जहां पर बर्फ है वहां भी तो जमा होता होगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बर्फ पे जमा ही होता है, क्योंकि जिधर जिधर मूवमेंट होगा उधर जमा होगा। ये नहीं है कि बर्फ में जमा होगा, बट बर्फ में जमा होने से क्या होता है कि हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर नॉर्मल लैंड पे जमा होता है तो वहां पे कोई नुकसान नहीं है, हेल्थ इफेक्ट आएगा। जैसे कि अगर हमारे एरिया में आ रहा है तो हेल्थ इफेक्ट आएगा। एक मिनट, एक तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि आप ब्लैक कार्बन की बात कर रहे हो या कार्बन ब्लैक की बात कर रहे हो? नहीं, ब्लैक कार्बन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना से जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसकी वजह से ये जमा हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। अफगानिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल है वो भी उसमें आते हैं। डस्ट पार्टिकल में क्या है कि उसमें ब्लैक डस्ट पार्टिकल भी अगर आता है तो उसका भी हमारा नुकसान है वहां पे, मैम। अच्छा, किसी को कोई डाउट है एक्चुअल में हो रहा है या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है ऐसा लोगों को बोल के डराया जा रहा है, और असल में ये उन लोगों ने कुछ सैटेलाइट्स या मशीन्स, मुझे नहीं पता कौन सी मशीन्स के साथ उन लोगों ने ये तय किया है कि वो आर्टिफिशियल क्लाइमेट इश्यूज पैदा करेंगे दुनिया में और लोगों को परेशान करने के लिए या मारने के लिए। देखिए मैम, ऐसा कुछ लोगों की पॉलिसी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, बट जो कि मैंने जो फाइंड आउट किया है वैसा देखा गया है कि ये जो रेशियो है मेल्टिंग कैपेसिटी, बिकॉज प्रीवियसली जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ये हिमालयन रीजन्स के आसपास में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब प्रीवियस जो डेटा हमने स्टडी किया था तो उसमें जो मेल्टिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। रिवर का डायरेक्शन, चूंकि जब डस्ट पार्टिकल वहाँ, ब्लैक कार्बन जब वहाँ आ रहा है तो जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उसके वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहा है। पहला, प्रिसिपिटेशन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, मानसून भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज असम, मणिपुर, मेघालय, ये सारी चीजें पे मानसून बहुत डिले भी हो रहा है, बहुत सारा चीजें। एक मिनट, ये सब बातें आप IIT खड़गपुर से है, राइट? यस। तो या ये सब बातें आपको वहां पर बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, या आपने अपना प्रैक्टिकल रिसर्च किया है? नॉट प्रैक्टिकल रिसर्च, एक्चुअली ये रिसर्च हम लोग पहले से डेटा के बेसिस पे ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है ना। पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वो बेसिक साइंस बताई जाती है, बट जब तक हम डेटा पे रिसर्च नहीं करते हैं, डेटा को नहीं एक्यूमुलेट करते हैं, डेटा को स्टडी नहीं करते हैं, तब तक हम लोग कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करते हैं। विदाउट डेटा, विदाउट स्टडी, आई कांट से एनीथिंग।
तो बेसिक साइंस तो पढ़ाई जाती है, बेसिक साइंस वहां पर बताई जाती है, बट जो हम लोग स्टडी करते हैं और वो आपने अपना, खुद जाके नहीं देखा है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये एक्चुअली हाई स्प्लिट, ये हाई स्प्लिट मॉडल बोलते हैं, या CESM टेक्निकल टर्म है, कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल। इस पे हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, जिसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और सुपर कंप्यूटर पे जो भी डेटा आती है उस डेटा को हम लोग प्लॉट करते हैं। आफ्टर दैट प्लॉटिंग के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है उसको हम लोग ये बताते हैं मैम। ओके ओके, खैर कंटिन्यू। ओके, आप बता रहे तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे पहले हम इम्पैक्ट बता दे रहे हैं कि ब्लैक कार्बन डिपॉजिट और ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से रिवर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बिकॉज कल के डेट में जो कौन सी रिवर जो का? गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, कोई भी रीजन जो हिमालय से निकल रही है, जो भी रिवर निकल रही है, ये सारे का डायरेक्शन में आज से डायरेक्शन, जब जीआईएस सैटेलाइट डेटा या जीआईएस का स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवर्स जो है वो लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या हो गई है कि डिफरेंस हो गई है पुराने पाथ से। तो रिवर का डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, रन अप में भी चेंज हो रहा है। जो पानी पहले कितना अंदर जाता था उसमें भी ये चेंजिंग ला रहा है। अब आप पूछिएगा कि कैसे चेंजिंग ला रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले क्या था। पहले मेल्टिंग होती थी, बहुत स्लो मोशन में मेल्टिंग होती थी, तो पानी धीरे धीरे आता था। जब पानी धीरे धीरे आएगा तो ऑब्वियस थिंग है कि रनअप जो होगी, अंदर जो पानी का इरिगेशन होगा, जो अंदर जाने की प्रवृत्ति होगी, वो क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे जो मूवमेंट ऑफ फ्लो, जब पानी का जो फ्लो होगा वो फास्ट हो जाएगा, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो जाने का जो धरती के अंदर जो पानी का जाने का जो टाइम है वो टाइम इंटरवल मैम कम हो जा रहा है। तो ये है कि धरती के अंदर जो पानी जा रही है उस पर भी इंपैक्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ इंपैक्ट आ रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल भी जा रहा है, ये सारे इंपैक्ट आ रहा है। उसके ग्राउंड बाद वाटर लेवल जा रहा है मतलब क्या? ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जब तक पानी अंदर जाएगा नहीं, जो पहले धीरे धीरे पानी फ्लो होता था, क्योंकि ग्लेशियर बहुत स्लो मोशन में मेल्ट हो रहा था, अब फास्ट मोशन में हो रहा है, तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो ग्राउंड लेवल ऑब्वियस थिंग है कि वो घट रहा है, बहुत डेप्थ में जा रहा है। ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं कि हमारा सी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो सी पे पहला चीज ये इंपैक्ट आ रहा है कि हमारा जो सी लेवल हाइट है उसमें भी डिफरेंस पाया गया है, क्योंकि बढ़ रही है। बढ़ रही है सी लेवल हाइट। हमारा जो भी लक्षद्वीप है, या जो भी अंडमान निकोबार है, या जो भी आइलैंड है, वो आइलैंड कल के डेट में कैसा था और आज के डेट में, ये तो जीआईएस और सैटेलाइट डेटा के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि कितना लगभग क्या क्या हुआ है। तो तो आपने ये वो सारी फर्क चीज, देखा है? या वो फर्क हम लोग देखा है। इनसेट 3D कल्पना और आपको इनसेट 3DR, ये सैटेलाइट को मैपिंग करके हम लोग देखे हैं। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स या कुछ ऐसा है जो ये प्रूव करता है? कुछ पिक्चर्स है मैम, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूंगा। एक मिनट, शेयर, नीचे एक शेयर का बटन है, एक मिनट। उसमें जाके आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। वॉरलॉक, इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, आई वुड लाइक टू सी योर फेस. After that, you can turn your camera off. Otherwise, you're not joining. And it's only if you have a question or if you want to counteract him, then I can add you. माई स्क्रीन इज विजिबल मैम? हाँ जी, ये वाला शेयर करो, एक तरफ वाला. You just have to share. Oops, he's gone. Acha, he'll join back. Warlock, can you please put on your camera? Okay, goodbye. क्या हुआ संजीव जी? ये डिस्कनेक्ट हो गए वो? जी मुझे बात करनी पड़ेगी लग रहा है उनको। अच्छा, ओके, ठीक है. आई एम जस्ट पुटिंग यू इन बैक स्टेज. यस, आप शेयर कीजिए अपना स्क्रीन. सिर्फ उतना हिस्सा शेयर करना.
आप वो पेज खोल के अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए एंड देन गो ऑन टू दैट. Jay Kumar, one you wanted to join. I thought you said, yeah. आपने हाँ करेक्ट राइट बताइए. आप हैं विकास जी, आप बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा. यस 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 मैम, यस मैम. हाँ जी, तो अब आप समझा सबसे दीजिए. पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज दिख रही है. एक तो दिख रहा है कि हमारा चाइना की तरफ से कितना डस्ट पार्टिकल आ रहा है. 1950 में डस्ट पार्टिकल कितना आ रहा था मैम, दिख रहा है मेरा स्क्रीन क्लियर? हाँ दिख रहा है, और दिख रहा है. 2000 में देख रहे हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल जो है ब्लैक कार्बन, ये लगभग 2.0 और 2.5 के बीच में है. जी मैम दिख पा रहा है ना? तो हाँ, पहले 1950 का डेटा लेके और 2000 तक का डेटा हमने देखा, जो कि ये डस्ट पार्टिकल तीन चार इंडस्ट्री से आ रहा है. पहला एक इंडस्ट्री से आ रहा है, एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल से आ रहा है, एक कोई भी डीजल से आ रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है जो कि दिख रहा है. और एक और चीज देख रहा है, इमिशन, जो कि ब्लैक कार्बन इमिशन 2005 में और ब्लैक कार्बन इमिशन 2000 में, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी और पावर से कितना ब्लैक कार्बन रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें हैं. अब एक और मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ मैं. ये डेटा की स्टडी जो हुई है 3 डेटा से हुई है. एक मॉडल डेटा से CESM कम्युनिटी और सिस्टम मॉडल का यूज करते हुए हम, उसके बाद सैटेलाइट डेटा में एक्वा और टेरा का यूज किए हैं, और उसके बाद एरोनेट का भी यूज किया है. इंस्टीट्यूट डेटा में कुछ फील्ड डेटा भी हम लोगों के पास आता है, उसका भी स्टडी करके ये जो रिजल्ट्स हो वो आया हुआ है. उसके बाद हम आते हैं मेथडोलॉजी पे, किस मेथडोलॉजी का हम लोग यूज किए हैं. तो पहला एक BC नेटवर्क मेजरमेंट्स किए हैं, उसके बाद BC रीजनल्स और मल्टी सैटेलाइट एनालिसिस किए हैं. एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के एयरफोर्स के द्वारा मिलता है, एयरक्राफ्ट बेस्ड मेजरमेंट्स, और वो सारी चीज़ें करके हम लोग लेबोरेटरी पे स्टडी किए हैं. नेक्स्ट हम एक और आपको स्टडी शो कर रहे हैं जिसमें बताया गया कि जो वहाँ का जो लैंड है, आइलैंड है, जो कि सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से उसमें कुछ चेंजेस मिल रहा है. वो मैम एक बार मैं आपको शो करने का कोशिश कर रहा हूँ मैम अभी. हाँ कोई बात नहीं, आप वो सॉर्ट आउट कर लीजिए. एक बार हो गया तो मुझे बताना, मैं उसे स्ट्रीम में ऐड कर दूंगी. So for the new people who've joined on Instagram, we are talking about the climate change which is happening and why it is happening, and we've not yet come to the future, that what is in store for us for the future. But Mr. Vikas Sharma from IIT Kharagpur is talking about it. After which we are going to talk about the issue of water scarcity or flooding in India, and how the international authorities and things are involved in it. Am I right, Sanjeev ji? Right. Did you get it, Vikas ji? Yes ma'am. Okay, तो ऐड कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर पे क्लिक करो. या राइट. हाँ जी बताइए. कुछ मैम ये एक्चुअली फिगर दिख रहा है मैम जी. जी.
तो ये एक्चुअली साइक्लोनिक रीजन्स का है पिक्चर, जीआईएस और सैटेलाइट डेटा को मर्ज करते हुए हमने यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाया है। इसमें हम एक चीज ब्लैक दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, जो भी कलर बार्स है साइड में, या साइड में कलर्स बार्स भी दिख रहे हैं। तो इसका ये एक्चुअली 2000 आपको 13 का 2014 का 10 अक्टूबर 2014 का आपको ये साइक्लोनिक रीजन्स के टाइम्स का जो है वहाँ का एरिया का प्लॉट किया हुआ है। अब हम आते हैं 2005 पे, ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा 2015, 2014, 2013, ये 2013 का यहीं पे दिख रहा है कि कुछ बहुत सारे चीज़ें चेंजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मैम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अभी, और उसके अलावा वहाँ पे प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा जो है सी लेवल इंक्रीज की वजह से वहाँ पे जो है 2020 में कैसा है, 2013 में जो है कुछ लैंड जो है, ज़्यादा लैंड डूबा नहीं है, बट 2015 में है वो लैंड बहुत तरह से जो है सी के अंदर चला गया है। तो ये सारी चीज़ें हम तो ये ग्लेशियर की वजह से हो रहा है। ग्लेशियर इज नॉट ए, मतलब पूरा इसका वो नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, बट ग्लेशियर कुछ ना कुछ रोल ग्लेशियर का है, क्योंकि ग्लेशियर जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक सी लेवल इंक्रीज कैसे होगा मैम, क्वेश्चन ये है। तो ये सारी चीजें मैं हैरान हूँ क्योंकि सी जो है वो इतना वास्ट है। नो डाउट आपकी कहने, लेकिन ग्लेशियर भी बहुत वास्ट है। ओनली हम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात करें तो ग्लेशियर के पास भी बहुत सारे आइस हैं, काराकोरम रीजन सी हो गया या जो भी है, नेपाल में भी जो भी है ग्लेशियर है। तो उसके वजह से सारा पानी आ रहा है समुंदर में। हाँ, रिवर के थ्रू तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो वहां से पानी अंडरग्राउंड भी तो सीपेज होता होगा ना, ग्राउंड वाटर लेवल भी तो बढ़ता होगा। हाँ, तो वही तो बोले, ग्राउंड लेवल बढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम जब तक नहीं होगा, अगर फास्ट मूवमेंट होगा तो ग्राउंड लेवल इंक्रीज करने के लिए बहुत अगर धीरे धीरे मूवमेंट होगा तो आपको ग्राउंड लेवल इंक्रीज होगा, अगर फास्ट मूवमेंट होगा तो ग्राउंड लेवल उतना इंक्रीज नहीं होगा जिस रेशियो से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें है मैम एक्चुअली बेसिकली। सो पहले हमने आज की जो टॉपिक लिया है कि ब्लैक कार्बन डिपोजिशन ऑन हिमालयन ग्लेशियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम एक बार समरी कर देते हैं कि जो ब्लैक कार्बन हमने पहले दिखाया कि काराकोरम रीजन्स पे ब्लैक कार्बन आ कहाँ से रहा है, दूसरा दिखाया कि 1985 में या 1950 में कितना डस्ट पार्टिकल चाइना और दूसरे कंट्री से आ रहा था। दूसरा मैंने ये बताया आज के टॉपिक में कि ये ब्लैक कार्बन जब डिपॉजिट होता है तो सन की रेडिएशन को कैसे ऑब्जर्व करता है। तीसरा पॉइंट मैंने आज ये बताया कि जब सन की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो उससे क्या होगा, हीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा। जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो रिवर के डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, ये जीआईएस और सैटेलाइट डेटा आपको बता देगा। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने भी प्लॉट किया है, लेकिन आप जीआईएस नॉर्मल QGIS या ArcGIS का यूज करते हुए कोई भी डेटा का प्लॉट करते हैं तो वो पता चल जाएगा। तो रिवर के डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। ये जो कुछ भी आप बता रहे हो इसका हमारे आने वाले कल पे क्या असर पड़ने वाला है, या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होने वाला है? तो पहले तो हम देखते हैं कि मैम ग्राउंड लेवल वो तो डाउन हो ही जाएगा, ये तो पहले इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। उसके बाद ब्लैक कार्बन की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हमको पता है कि जो भी हमारा आइलैंड है वो आइलैंड अभी कह रहे हैं कि आइलैंड है, जाते हैं हमारे जो भी टूरिस्ट है वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी है, दैट्स ऑल। बट वो आइलैंड देखने के लिए भी नहीं रहेगा आफ्टर 2030 या 2040। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, और उसके अलावा क्लाइमेट मानसून पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि असम, मणिपुर, मेघालय इसमें डिले मानसून हो रहा है। मानसून जब डिले हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन, हम बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब मानसून ही नहीं जाएगा वहां पे तो वो डिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इवन ग्रास जो है, जो ग्रास बोलते हैं ऐसे ही हरा भरा रहता है, वो ग्रास मात्र सूख गया है। मणिपुर में, मेघालय में बहुत सारे फॉरेस्ट में ये ग्रास सूख गया है, और इससे जितने भी लाइवलीहुड है, जो कि हमारे उधर जनजाति है, प्रजाति पाया जाता है, जो उधर ह्यूमन उस पे डिपेंड है, उस फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वो सारे उनकी डिपेंडेंसी उससे घट रही है।
कई सालों पहले वो लोग जाते थे ग्रास से बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे कीमती सामानें लेके आते थे और उसको बाजारों में बेच के अपना जीविकोपार्जन करते थे, लाइवलीहुड करते थे। तो ये सारी लाइवलीहुड 2013 के बाद उनका जीविकोपार्जन का साधन वहां से खत्म हो जाएगा और उनको शहर पे फिर से माइग्रेंट करना पड़ेगा। तो ये चीजें, एक चीज है देखने के लिए, एक चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी आ रहा है, लाइवलीहुड पे भी आ रहा है, सी लेवल राइज पे भी आ रहा है, हमारी प्रिसिपिटेशन जो है बारिश का चेंजेस पे भी आ रहा है, मानसून पे भी आ रहा है। इसके वजह से जो भी हमारी अनाज, जो भी फसलें इंक्रीज होने वाली है वो आने वाले टाइम में उतनी रेट से इंक्रीज नहीं होगी और जो ग्राउंड लेवल है वो भी डिक्रीज हो रहा है मैम। तो इसके बारे में जनता क्या कर सकती है, या आपके इसके बारे में जनता की, फर्स्ट ऑफ ऑल जनता की एक अपील है कि क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी बनता है तो अपने कंट्री को देखते हुए बनता है, तो हमारी गवर्नमेंट के तरफ से ये डिमांड करनी चाहिए कि कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का कोई भी मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में इस मुद्दा को प्राइमरी रखा जाए। अगर कोई भी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हमको, हमारी गवर्नमेंट को दे देती है, कुछ पैसा दे देती है, या चाइना कुछ पैसा दे देती है कि लाइवलीहुड इससे इन्हांस करिए, कुछ भी इन्हांस करिए, तो वो पैसा लेके और हम अपने इतने बड़े कीमत चुका रहे हैं उस पैसे को लेने की वजह से, जिसका हम आने वाले टाइम में अपने आने वाले जनरेशन का मतलब बहुत सारा कुछ हो सकता है। सो पहला चीज है कि जो भी आईपीसीसी में जो भी पॉलिसी बन रही है तो उस पॉलिसी को इस तरह का इन्हांसमेंट किया जाए कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है फॉरेस्ट एरिया के आसपास में जो भी इंडस्ट्री चाइना वगैरह में जो लगा हुआ है उसको आप या तो कंट्रोल करें या तो बंद कर दे फुल्ली। इस तरह का पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि जब भी पॉलिसी बनती है तो हम अपने घर को पहले देखते हैं, उसके बाद किसी अदर को देखते हैं। पहले हम इंडिया को देखेंगे, फिर नेपाल को देखेंगे, फिर भूटान को देखेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी में कुछ चेंजेस की जरूरत है मैम। मुझे एक बात बताइए, आपने ये पॉलिसी चेंजेस के लिए कोई पीआईएल दाखिल किया है, या किसी से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से या किसी से बात की है इस बारे में? उनके सामने अपना ये प्रोपोजिशन रखा है आपने? अभी तो हम लोग प्रोपोजिशन को रखे नहीं है, पीआईएल दायर नहीं की है मैम, लेकिन हम लोग का जो ये ग्रामोदय फाउंडेशन का जो मुहिम है एक्चुअली क्लाइमेट को रिगार्डिंग करते हुए पहले तो अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं हम लोग, कि जनता को ये पता चलनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा। आपको नहीं लगता कि जनता से ज्यादा मिनिस्ट्री को इसके बारे में अवेयरनेस होने की जरूरत है? आप मोदी को ये वीडियो बना के भेजिए या उसे कोई चिट्ठी लिखकर भेजिए, हो सकता है फर्क पड़ जाए। मैम गवर्नमेंट तो उस प्रोसीजर